हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स या फिर इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फाइनल अकाउंट्स का, और हमने ये देखा था कि ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस की मदद से। और ट्रायल बैलेंस कहां से बनाया जाता है? लेजर से। लेजर कहां से बनते हैं? जर्नल एंट्रीज से, ठीक है, या फिर सब्सिडरी बुक से। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या हम बनाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल क्या बताते हैं? किसी भी फर्म का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं कि भाई साल भर में हमने कैसा परफॉर्म किया। ट्रेडिंग आपका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट बताता है। और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी स्थिति है क्या, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, आपका कितना कैपिटल है। ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो केवल और केवल एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पी एंड एल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। दो जगह नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। पी एंड एल में क्या जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं? जो कि आपके परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट इनकम मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसी में से इनकम हो रही है, जैसे कि सेल। आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी के गुड्स आपने बेचे, सेल किया, वो आपकी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा जो इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम नहीं कहलाती है। जैसे कि हमने अपने शॉप का एक फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, और वो रेंट मिल रहा है, तो वो हमारी क्या? डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। हमारा उस चीज का बिजनेस नहीं है, हमारा तो स्टेशनरी का बिजनेस है। तो स्टेशनरी में से जो इनकम हो रही है दैट इज अवर डायरेक्ट इनकम। अदरवाइज उसके अलावा जो कुछ भी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस में भी है, मैंने आपको बताया परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक भी लिखा जाता है, ठीक है। और हमने कुछ बड़े ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस किए थे, और कुछ इक्वेशंस भी बनाए थे इस ट्रेडिंग अकाउंट के, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल अक्सर जब तक आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में होता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, है ना। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो इसी प्रकार से एडजस्टेड परचेज भी हमने देखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसिडर करके फाइन किया जाता है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया था कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए थे। केवल और केवल वो क्वेश्चंस हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे, और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि इस प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे, कवर करेंगे, हम अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब बनाया जाएगा। मगर फिलहाल इस लेक्चर में क्या देखना है? पी एंड एल। तो आपका पूरा का पूरा फोकस
P&L एज वेल एज ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग P&L क्या होता है, कनेक्टेड ही होते हैं, पहले ट्रेडिंग बनेगा फिर P&L बनेगा। ठीक है, तो हम अभी पहले एक बार P&L समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ट्रेडिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपका पिछले लेक्चर का भी थोड़ा रिवीजन हो जाना चाहिए, और फिर हमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि ट्रेडिंग और P&L दोनों बनाया गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो P&L में हम क्या लिखते हैं, तो P&L में सबसे पहली बात, तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको उठा के यहां पे P&L में लाया जाता है। किधर लाया जाता है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में, तो बड़ा सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये इनकम साइड में आएगा। किधर आएगा, इनकम साइड में। इनकम मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हमने क्या लिख दिया, आपकी पूरी की पूरी इनकम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। और डेबिट साइड में क्या रहेंगे, आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो आप लिख चुके हैं ट्रेडिंग में, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर आ जाते हैं, P&L में आ जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल, है ना। उसी प्रकार से जो कोई इनकम आपने लिखी है ट्रेडिंग में, उसको छोड़ के बाकी सारी इनकम किधर आ जाएगी, P&L में। तो ट्रेडिंग में हालांकि आप एक ही इनकम लिखते हैं सेल्स, और दूसरा आप लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नॉट योर इनकम, बट वो इनकम की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा वो P&L में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस की या इनकम की भी मैं बात करूं, तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर तो पचासों प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो सारे हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, है ना। मगर इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ट्रेडिंग में क्या आता है, डायरेक्ट आता है, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड, बाकी सारा का सारा इधर आएगा, है ना। तो वो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट हम यहाँ पे लिख भी नहीं सकते हैं। हालांकि आपको वही गिने चुने अकाउंट्स रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता उसमें कहीं दिक्कत जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस, तो जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वेजेस एंड सैलरी होगा या केवल वेजेस होगा तो किधर आएगा, ट्रेडिंग में। मगर केवल सैलरी हो या सैलरी एंड वेजेस हो तो किधर आएगा, P&L में, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका सैलरी एंड वेजेस हो गया। उसके बाद आ जाइए रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन टू सेल्समैन, ट्रैवल एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा भी मैंने बताया ना बहुत सारे, जैसे एडवर्टीजमेंट है, ये एक्सपेंस आ सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, नहीं लिखा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी ये मैंने जैसे कि बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लेके आए हम, ट्रेडिंग में जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो लिखी जाती है। ये डिस्काउंट मिला है, कमीशन मिली है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये रेंट मिला है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या होगा, हमारे इनडायरेक्ट इनकम। तो बेटा इस फॉर्मेट को आप बना लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और कुछ क्वेश्चंस भी देखें। ठीक है, तो चाहें तो आप इसको यहीं पे पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चल, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बना है नेट प्रॉफिट का, जिस प्रकार से पिछले लेक्चर में हमने ग्रॉस प्रॉफिट का एक इक्वेशन देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट का भी इक्वेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस ये अदर इनकम हो गई माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा, अभी यहाँ पे हालांकि मैंने लिखा नहीं है, तो ये जो ग्रॉस, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, सो वी कॉल इट व्हाट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नहीं तो अगर ये ज्यादा होगा, मैं एस्ट्रिक लगा दे रहा हूं, ये बाय नेट लॉस। ठीक है, ये एस्ट्रिक क्यों लगा है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों नहीं रह सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, ये प्रॉफिट जो होगा ये किधर जाएगा, ये बेटा क्या होता है, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन शायद पढ़ा होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट है वो किधर चला जाता है,
आपका कैपिटल प्रॉफिट होने से बढ़ जाता है, और जैसे ही लॉस होता है तो उससे आपका कैपिटल कम हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये किधर चला जाता है, ये आपके कैपिटल में चला जाता है, क्योंकि ये बिजनेस अल्टीमेटली किसका है, ओनर का है। वो क्यों कर रहा है, वो कमाने के लिए कर रहा है। तो जैसे ही उसका प्रॉफिट होगा ना, उससे उसका कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब ये बाकायदा आपकी बैलेंस शीट में जाता है, आपके कैपिटल में जुड़ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहा है कि ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये सेम हियर आल्सो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हम एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। Prepare a trading account of Messrs Prime Products on the following particulars pertaining to the year 5-6 rupees opening stock, purchases, return inward, sales, return outward, factory rent, wages। चलो तो एक काम करते हैं, एक मिनट फॉर्मेट में बना लूं। चलो ये फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे हम ये ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, इधर आता है, ध्यान है आपको। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। परचेजेस है 1,10,000, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ। 1,10,000। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि ये अमाउंट जो है परचेज और सेल्स का स्पेशली आप हमेशा अंदर ही लिखें, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, चलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ये इनमें से कौन सा परचेज रिटर्न है। तो रिटर्न आउटवर्ड इज द परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज द सेल्स रिटर्न। तो ये रिटर्न आउटवर्ड 7,000, ये लो 7,000 माइनस किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परचेज रिटर्न, माइनस किया मैंने 1,03,000। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका परचेजेस हो गया, और रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अब आ जाते हैं इधर हम सेल्स में। तो सेल्स है आपका 3 लाख। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड, ये है रिटर्न इनवर्ड, लेस सेल्स रिटर्न 5,000, तो ये हो जाएगा 295। ये भी हो गया। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट 30,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000। ठीक है, उसके अलावा कुछ है क्या, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह दिया है, नहीं दिया है। तो बस अभी क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो 295 इस तरफ है, उस तरफ देख लेते हैं कितना है। और 223 माइनस 295, तो ये हो जाता है 72,000। ठीक है, ये 295 इधर भी लिखेंगे। ये बाकायदा आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग क्या लिखेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, ऐसे लिखा जाएगा। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, इस तरह से लिखा जाएगा। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, 72,000। क्लियर है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है ना, ये आंसर चेक करना है तो ही आप कंटिन्यू करें, मगर पहले खुद जरूर ट्राई कर ले, जरूरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 60,000, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय ना लूँ, इसलिए कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस, तो परचेजेस के लिए आप देखो परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो बेटर है कि परचेजेस इधर लिखा, कितना है 3 लाख।
ठीक है, और परचेज रिटर्न को माइनस किया 18,000, तो ये हो जाएगा 282। ठीक है, ये हो गया सेल्स। तो सेल्स रिटर्न भी है क्या? बिल्कुल है, तो 7,50,000। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न कीजिए 30,000, तो ये हो जाएगा 7,20,000। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। कैरेज देख लेते हैं, कैरेज, कैरेज ऑन परचेज है, मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 12,000। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज ऑन सेल्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेडिंग में। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल लेंगे, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो ये फैक्ट्री रेंट। उसके बाद ऑफिस रेंट नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस क्या है? डॉक चार्जेस मतलब जब हमारे जो गुड्स है ना, जब शिप से आते हैं, समुद्र के रास्ते आते हैं ना, तो वहां पे हमको जो आपके गुड्स हैं वो अनलोड होते हैं और उनका जो गोडाउन रहता है वहां पे रखे जाते हैं, तो वो डॉक चार्जेस लगते हैं। और जो आपका क्लियरेंस होता है तो वहां पे क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं, उसको हम कहते हैं डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। तो ये आप जो गुड खरीद रहे हैं ना, तो ये परचेज से रिलेटेड है, तो परचेज से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, 48,000 डन। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय हालांकि मैं शायद पहले भी बता चुका हूं कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स पहले आते थे, तो एक कुछ बॉर्डर्स पे ये टैक्स लगता था, इसको हम कहते थे ऑक्ट्रॉय, हिंदी में इसको कहते हैं चुंगी नाका। मगर आजकल ये टैक्स नहीं लगता है। ये तो क्या है कि बुक्स में, अभी भी कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, बाकी ये अबॉलिश हो चुका है 2017 में, अब लगता नहीं है। तो हालांकि रेलिवेंट नहीं है, मगर हमको अभी इस बात से मतलब भी नहीं है। हमको तो ये देखना है कि ये फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय है, मतलब परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, धीरे धीरे मेरे ख्याल से आने वाली अब बुक्स में ये ऑक्ट्रॉय वर्ड का यूज शायद ना हो। तो ये फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ये आपका परचेज से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ। कोल गैस एंड वाटर ये फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है क्या? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,20,000 एक तरफ है, और इधर देख लेते हैं। $436,500 आ रहा है डेबिट साइड में, तो 283,500 आएगा आपका, 283,500 आएगा आपका जीपी, ट्रांसफर टू द पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 283,500, बिल्कुल सही आंसर है। क्या लिखा जाएगा? जीपी ग्रोथ। ये पूरा अच्छे से करेंगे आप। यहाँ पे हेडिंग भी आपको लिखनी है, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, हेडिंग हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से हेडिंग लिखनी है ना। एग्जाम के अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट जब लिख रहे हैं तो ट्रांसफर टू वे, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलो, अब ये हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन पे जिसमें कि हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग बनाना है और पी&एल बनाना है। खुद से ट्राई कीजिए, अभी एक बार एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मार्किंग कर लूंगा। ये प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है ना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2004, मतलब दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरुआत में। तो ये ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ये आएगा आपका ट्रेडिंग में। ठीक है, बेड डेट है, बेड डेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। परचेज ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो डायरेक्ट है, नहीं तो नहीं है, तो ये सारा ये पी&एल में। परचेज आपका ट्रेडिंग में, रेंट आपका बोलिए पी&एल में, सेल्स आपका ट्रेडिंग में, डिस्काउंट अलाउड पी&एल, परचेज एक्सपेंस ट्रेडिंग, कमीशन पेड, कमीशन कोई डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट आपको मालूम है परचेज प्रोडक्शन, बस, बाकी सारा का सारा पी&एल। सैलरी एंड वेजेस पी&एल, सेल्स एक्सपेंसेस पी&एल, एडवर्टीजमेंट पी&एल, रिपेयर्स
P&L, क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग में। ठीक है। हाँ, अभी ये एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स आपको जरूर दिए हुए हैं, मगर ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, इफ इट अपीयर्स इन द trial balance, if it appears in the trial balance, it will appear in the balance sheet only, but it is an exceptional case। एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम नजर आती है ना। हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन ही ना मिले जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ दिया हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। मगर ऐसा होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोई आपका ट्रायल बैलेंस नहीं है जो आप बोलो कि सर ये आपने ट्रेडिंग लिख दिया, ये तो बैलेंस शीट होना चाहिए था। नहीं, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है। अभी तक जो भी हमने देखा है कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है। ये सिंपल, केवल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रॉपर हमेशा फॉर्मेट बनाएं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ये आदत में डालिएगा आप, है ना। नहीं अगर लिखेंगे ना तो एग्जाम में फिर आप गलती करेंगे, भूल जाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 8000, ये ओपनिंग स्टॉक है 8000। ठीक है, उसके बाद बेड डेट है, बेड डेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1200। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज 22,000। परचेज रिटर्न है क्या कहीं? नहीं, परचेज रिटर्न कहीं भी नहीं है। तो परचेज कितना है? 22,000। एक, दो, तीन। रेंट है 1200, रेंट 1200। ठीक है, सेल्स है 42,000, सेल 42,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 600, डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, डिस्काउंट अलाउड 600। परचेज एक्सपेंस 2500, 2500 परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है, कमीशन पेड 1100, कमीशन 1100। सैलरी एंड वेजेस 3500, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस 3500। सेल एक्सपेंसेस 600, 600 सेल एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट 1000, 1000 एडवर्टीजमेंट। ठीक है, रिपेयर 600, 600 जगह की कमी हो गई यहाँ पे अभी, रिपेयर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 4500, तो ये 4500 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी क्या करना है, बस अब वैल्यूज सारी हम पुट कर चुके हैं। तो 42,000 प्लस 4500, इस तरफ का टोटल है 46,500। यहाँ पे कम दिख ही रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल लिख दूंगा 46,500। फिर ये हो गया माइनस 32,500, है ना। इस तरफ का टोटल 32,500 दिख रहा है, तो ये हो गया 14,000 योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आइए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 14,000। ठीक है, 14,000। अब क्या करना है, अब बस ये माइनस कीजिए इस तरफ का टोटल, 1200 प्लस 1200, 600, 1100, 3500, 600, 1000 प्लस 600, 9800 माइनस 14,000। तो ये 4200 जो है, 4200, 14,200 नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, जगह कम है
तो यहाँ पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं गई होगी, और आगे हम देखेंगे, थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आगे जाएगी। क्वेश्चंस करते करते कुछ नए कंसेप्ट हम देखते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स या फिर इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फाइनल अकाउंट्स का, और हमने ये देखा था कि ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस की मदद से। और ट्रायल बैलेंस कहां से बनाया जाता है? लेजर से। लेजर कहां से बनते हैं? जर्नल एंट्रीज से, ठीक है, या फिर सब्सिडरी बुक से। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या हम बनाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल क्या बताते हैं? किसी भी फर्म का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं कि भाई साल भर में हमने कैसा परफॉर्म किया। ट्रेडिंग आपका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट बताता है। और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपकी स्थिति है क्या, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं, आपका कितना कैपिटल है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो केवल और केवल एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पी एंड एल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, दो जगह नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। पी एंड एल में क्या जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं? जो कि आपके परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्ट इनकम मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसी में से इनकम हो रही है, जैसे कि सेल। आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी के गुड्स आपने बेचे, सेल किया, वो आपकी क्या है? डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा जो इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम नहीं कहलाती है। जैसे कि हमने अपने शॉप का एक फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, और वो रेंट मिल रहा है, तो वो हमारी क्या? डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। हमारा उस चीज का बिजनेस नहीं है, हमारा तो स्टेशनरी का बिजनेस है। तो स्टेशनरी में से जो इनकम हो रही है दैट इज अवर डायरेक्ट इनकम। अदरवाइज उसके अलावा जो कुछ भी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस में भी है, मैंने आपको बताया परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट है। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक भी लिखा जाता है, ठीक है। और हमने कुछ बड़े ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस किए थे और कुछ इक्वेशंस भी बनाए थे इस ट्रेडिंग अकाउंट के, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल अक्सर जब तक आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में होता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, है ना। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो इसी प्रकार से एडजस्टेड परचेज भी हमने देखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसिडर करके फाइन किया जाता है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया था कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए थे। केवल और केवल वो क्वेश्चंस हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि इस प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे, कवर करेंगे हम, अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब बनाया जाएगा। मगर फिलहाल इस लेक्चर में क्या देखना है? पी एंड एल। तो आपका पूरा का पूरा फोकस
P&L एज वेल एज ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग P&L क्या होता है, कनेक्टेड ही होते हैं, पहले ट्रेडिंग बनेगा फिर P&L बनेगा। ठीक है, तो हम अभी पहले एक बार P&L समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ट्रेडिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपका पिछले लेक्चर का भी थोड़ा रिवीजन हो जाना चाहिए, और फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि ट्रेडिंग और P&L दोनों बनाया गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो P&L में हम क्या लिखते हैं, तो P&L में सबसे पहली बात, तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको उठा के यहां पे P&L में लाया जाता है। किधर लाया जाता है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में, तो बड़ा सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये इनकम साइड में आएगा। किधर आएगा, इनकम साइड में। इनकम मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हमने क्या लिख दिया, आपकी पूरी की पूरी इनकम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। और डेबिट साइड में क्या रहेंगे, आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो आप लिख चुके हैं ट्रेडिंग में, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर आ जाते हैं, P&L में आ जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल, है ना। उसी प्रकार से जो कोई इनकम आपने लिखी है ट्रेडिंग में, उसको छोड़ के बाकी सारी इनकम किधर आ जाएगी, P&L में। तो ट्रेडिंग में हालांकि आप एक ही इनकम लिखते हैं सेल्स, और दूसरा आप लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नॉट योर इनकम, बट वो इनकम की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा वो P&L में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस की या इनकम की भी मैं बात करूं, तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर तो 50 प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो सारे हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, है ना। मगर इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ट्रेडिंग में क्या आता है, डायरेक्ट आता है, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड, बाकी सारा का सारा इधर आएगा, है ना। तो वो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट हम यहाँ पे लिख भी नहीं सकते हैं। हालांकि आपको वही गिने चुने अकाउंट्स रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता उसमें कहीं दिक्कत जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस, तो जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वेजेस एंड सैलरी होगा या केवल वेजेस होगा तो किधर आएगा, ट्रेडिंग में। मगर केवल सैलरी हो या सैलरी एंड वेजेस हो तो किधर आएगा, P&L में, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका सैलरी एंड वेजेस हो गया। उसके बाद आ जाइए रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन टू सेल्समैन, ट्रैवल एक्सपेंसेस, बेड डेट, डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा भी मैंने बताया ना बहुत सारे, जैसे एडवर्टीजमेंट है, ये एक्सपेंस आ सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, नहीं लिखा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी ये मैंने जैसे कि बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लेके आए हम, ट्रेडिंग में जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो लिखी जाती है। ये डिस्काउंट मिला है, कमीशन मिली है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये रेंट मिला है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या होगा, हमारे इनडायरेक्ट इनकम। तो बेटा इस फॉर्मेट को आप बना लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और कुछ क्वेश्चंस भी देखें। ठीक है, तो चाहें तो आप इसको यहीं पे पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चल, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बना है नेट प्रॉफिट का, जिस प्रकार से पिछले लेक्चर में हमने ग्रॉस प्रॉफिट का एक इक्वेशन देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट का भी इक्वेशन है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए इस तरफ, यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस ये अदर इनकम हो गई माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा, अभी यहाँ पे हालांकि मैंने लिखा नहीं है, तो ये जो ग्रॉस, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, सो वी कॉल इट व्हाट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नहीं तो अगर ये ज्यादा होगा, मैं एस्ट्रिक लगा दे रहा हूं, ये बाय नेट लॉस। ठीक है, ये एस्ट्रिक क्यों लगाया, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों नहीं रह सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, ये प्रॉफिट जो होगा ये किधर जाएगा, ये बेटा क्या होता है, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन शायद पढ़ा होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट है वो किधर चला जाता है,
आपका कैपिटल प्रॉफिट होने से बढ़ जाता है, और जैसे ही लॉस होता है तो उससे आपका कैपिटल कम हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये नेट प्रॉफिट जो है ना, ये किधर चला जाता है, ये आपके कैपिटल में चला जाता है, क्योंकि ये बिजनेस अल्टीमेटली किसका है, ओनर का है। वो क्यों कर रहा है, वो कमाने के लिए कर रहा है। तो जैसे ही उसका प्रॉफिट होगा ना, उससे उसका कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब ये बकायदा आपकी बैलेंस शीट में जाता है, आपके कैपिटल में जुड़ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहा है कि ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये सेम हियर ऑल्सो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हम एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। Prepare the trading account of Messrs Prime Products on the following particulars pertaining to the year 5-6 rupees opening stock, purchases, return inward, sales, return outward, factory rent, wages। चलो तो एक काम करते हैं, एक मिनट फॉर्मेट में बना लूं। चलो ये फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे हम ये ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, इधर आता है, ध्यान है आपको। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। परचेजेस है 1,10,000, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ। 1,10,000। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि ये अमाउंट जो है परचेज और सेल्स का स्पेशली आप हमेशा अंदर ही लिखें, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, चलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ये इनमें से कौन सा परचेज रिटर्न है। तो रिटर्न आउटवर्ड इज द परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज द सेल्स रिटर्न। तो ये रिटर्न आउटवर्ड 7,000, ये लो 7,000 माइनस किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परचेज रिटर्न, माइनस किया मैंने 1,03,000। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका परचेजेस हो गया, और रिटर्न आउटवर्ड हो गया। अब आ जाते हैं इधर हम सेल्स में। तो सेल्स है आपका 3 लाख। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड, ये है रिटर्न इनवर्ड, लेस सेल्स रिटर्न 5,000, तो ये हो जाएगा 295। ये भी हो गया। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट 30,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000। ठीक है, उसके अलावा कुछ है क्या, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह दिया है, नहीं दिया है। तो बस अभी क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो 295 इस तरफ है, उस तरफ देख लेते हैं कितना है। और 223 माइनस 295, तो ये हो जाता है 72,000। ठीक है, ये 295 इधर भी लिखेंगे। ये बकायदा आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। हेडिंग क्या लिखेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, ऐसे लिखा जाएगा। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, इस तरह से लिखा जाएगा। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, 72,000। क्लियर है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेक्चर को यहीं पे पॉज करें, खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है ना, ये आंसर चेक करना है तो ही आप कंटिन्यू करें, मगर पहले खुद जरूर ट्राई कर ले, जरूरी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 60,000, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय ना लूँ, इसलिए कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस, तो परचेजेस के लिए आप देखो परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो बेटर है कि परचेजेस इधर लिखा, कितना है 3 लाख।
ठीक है, और परचेज रिटर्न को माइनस किया 18,000, तो ये हो जाएगा 282। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सेल्स। तो सेल्स रिटर्न भी है क्या? बिल्कुल है, तो 7,50,000। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न कीजिए 30,000, तो ये हो जाएगा 7,20,000। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। कैरेज देख लेते हैं, कैरेज, कैरेज ऑन परचेज है, मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 12,000। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज ऑन सेल्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेडिंग में। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल लेंगे, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो ये फैक्ट्री रेंट। उसके बाद ऑफिस रेंट नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस क्या है? डॉक चार्जेस मतलब जब हमारे जो गुड्स है ना, जब शिप से आते हैं, समुद्र के रास्ते आते हैं ना, तो वहां पे हमको जो आपके गुड्स हैं वो अनलोड होते हैं और उनका जो गोडाउन रहता है वहां पे रखे जाते हैं, तो वो डॉक चार्जेस लगते हैं। और जो आपका क्लियरेंस होता है तो वहां पे क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं, उसको हम कहते हैं डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। तो ये आप जो गुड खरीद रहे हैं ना, तो ये परचेज से रिलेटेड है, तो परचेज से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, 48,000 डन। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय हालांकि मैं शायद पहले ही बता चुका हूं कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स पहले आते थे, तो एक कुछ बॉर्डर्स पे ये टैक्स लगता था, इसको हम कहते थे ऑक्ट्रॉय, हिंदी में इसको कहते हैं चुंगी नाका। मगर आजकल ये टैक्स नहीं लगता है। ये तो क्या है कि बुक्स में, अभी भी कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, बाकी ये अबॉलिश हो चुका है 2017 में, अब लगता नहीं है। तो हालांकि रेलिवेंट नहीं है, मगर हमको अभी इस बात से मतलब भी नहीं है। हमको तो ये देखना है कि ये फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय है, मतलब परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, धीरे धीरे मेरे ख्याल से आने वाली अब बुक्स में ये ऑक्ट्रॉय वर्ड का यूज शायद ना हो। तो ये फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ये आपका परचेज से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ। कोल गैस एंड वाटर ये फैक्ट्री का खर्चा है। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है क्या? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,20,000 एक तरफ है और इधर देख लेते हैं। $436,500 आ रहा है डेबिट साइड में, तो 283,500 आएगा आपका, 283,500 आएगा आपका जीपी, ट्रांसफर टू द पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 283,500, बिल्कुल सही आंसर है। क्या लिखा जाएगा? जीपी। ये पूरा अच्छे से करेंगे आप। यहाँ पे हेडिंग भी आपको लिखनी है, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, हेडिंग हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से हेडिंग लिखनी है ना। एग्जाम के अंदर भी ग्रॉस प्रॉफिट जब लिख रहे हैं तो ट्रांसफर टू वे, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन पे जिसमें कि हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग बनाना है और पी एंड एल बनाना है। खुद से ट्राई कीजिए, अभी एक बार एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मार्किंग कर लूंगा। ये प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है ना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2004, मतलब दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में। तो ये ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ये आएगा आपका ट्रेडिंग में। ठीक है, बेड डेट है, बेड डेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। परचेज ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो डायरेक्ट है, नहीं तो नहीं है, तो ये सारा ये पी एंड एल में। परचेज आपका ट्रेडिंग में, रेंट आपका बोलिए पी एंड एल में, सेल्स आपका ट्रेडिंग में, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल, परचेज एक्सपेंस ट्रेडिंग, कमीशन पेड, कमीशन कोई डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट आपको मालूम है परचेज प्रोडक्शन, बस बाकी सारा का सारा पी एंड एल। सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल, सेल्स एक्सपेंसेस पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट पी एंड एल, रिपेयर्स
P&L, क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग में। ठीक है। हाँ, अभी ये एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपको कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स आपको जरूर दिए हुए हैं मगर ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, इफ इट अपीयर्स इन द trial balance, if it appears in the trial balance it will appear in the balance sheet only, but it is an exceptional case। एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम नजर आती है ना। हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन ही ना मिले जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ दिया हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, मगर ऐसा होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोई आपका ट्रायल बैलेंस नहीं है जो आप बोलो कि सर ये आपने ट्रेडिंग लिख दिया, ये तो बैलेंस शीट होना चाहिए था। नहीं, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है। अभी तक जो भी हमने देखा है कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है। ये सिंपल, केवल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रॉपर हमेशा फॉर्मेट बनाएं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ये आदत में डालिएगा आप, है ना। नहीं अगर लिखेंगे ना तो एग्जाम में फिर आप गलती करेंगे, भूल जाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 8000, ये ओपनिंग स्टॉक है 8000। ठीक है, उसके बाद बेड डेट है, बेड डेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1200। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज 22,000। परचेज रिटर्न है क्या कहीं? नहीं, परचेज रिटर्न कहीं भी नहीं है। तो परचेज कितना है? 22,000। एक, दो, तीन। रेंट है 1200, रेंट 1200। ठीक है, सेल्स है 42,000, सेल्स 42,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 600, डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, डिस्काउंट अलाउड 600। परचेज एक्सपेंस 2500, 2500 परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है, कमीशन पेड 1100, कमीशन 1100। सैलरी एंड वेजेस 3500, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस 3500। सेल एक्सपेंसेस 600, 600 सेल एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट 1000, 1000 एडवर्टीजमेंट। ठीक है, रिपेयर 600, 600 जगह की कमी हो गई यहाँ पे अभी, रिपेयर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 4500, तो ये 4500 हो गया क्लोजिंग। ठीक है, अभी क्या करना है, बस अब वैल्यूज सारी हम पुट कर चुके हैं। तो 42,000 प्लस 4500, इस तरफ का टोटल है 46,500। यहाँ पे कम दिख ही रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल लिख दूंगा 46,500। फिर ये हो गया माइनस 32,500, है ना। इस तरफ का टोटल 32,500 दिख रहा है, तो ये हो गया 14,000 योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आइए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 14,000। ठीक है, 14,000। अब क्या करना है, अब बस ये माइनस कीजिए इस तरफ का टोटल, 1200 प्लस 1200 600, 1100, 3500, 600, 1000 प्लस 600, 9800 माइनस 14,000। तो ये 4200 जो है, 4200 है, 14,200 नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, जगह कम है
तो यहाँ पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं गई होगी, और आगे हम देखेंगे, थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आगे जाएगी। क्वेश्चंस करते करते कुछ नए कंसेप्ट हम देखते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।